फौज ने बराह रास्त मुल्क के नौजवानों से बात करना और उनसे इंटरेक्ट करने का फैसला किया है। 3 कोर कमांडर्स हैं, डीजीआईएसआई हैं, डीजीआईएसपीआर हैं और आर्मी चीफ हैं। जब डीजीआईएसआई के साथ सवाल जवाब हो रहे हों तो एड्डा कोई माई दा लाल नहीं जम्मिया के मेरा उत्थे खलोगे इमरान खान का नारा ला दे। फौज को ये समझ आई है कि ये काम उन्हें खुद ही करना पड़े। फौज का काम नहीं है कि वो कारोबार करे और डीएचएस चलाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरावर्दी के साथ आज की अंदर की बड़ी-बड़ी खबरें मुजम्मिल साहब से जानते हैं और खास तौर पे आज मुजम्मिल साहब के पास बड़ी-बड़ी खबरें हैं और वो भी बड़ी-बड़ी मुलाकातों के हवाले से और बड़े-बड़े और हसास अदारों की नौजवान नस्ल से बातचीत के हवाले से अंदर की बड़ी खबर आज मुजम्मिल साहब हमारे लिए लेके आए हैं। मुजम्मिल साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल साहब, पहले तो ये बताइए कि 2 बड़े जो इंटरैक्टिव सेशन हुए हैं, एक हसास अदारे की जानिब से और दूसरे आर्मी चीफ की जानिब से, और तीसरा ये भी बताएं कि ये जो नौजवान नस्ल के साथ बराह रास्त गुफ्तगू शुरू की गई है, ये क्यों की गई है और क्या इसका नतीजा होगा? देखें, ये आर्मी चीफ्स पहले भी यूनिवर्सिटीज में जाकर जो है सवाल जवाब का सेशन लेते रहे हैं। जनरल बाजवा साहब को भी ये बहुत शौक था, जनरल मुशर्रफ भी जाते थे, जनरल कियानी भी गए हैं। राहील शरीफ ने नहीं किए ये सेशंस, लेकिन ज्यादातर आर्मी चीफ्स जो हैं वो इस किस्म के सेशंस करते रहे हैं। लिहाजा हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये को पहली दफा हो रहा है, लेकिन इस हद तक ये ज़रूर है कि डीजीआईएसआई के लेवल पे ये पहली दफ़ा हो रहा है कि डीजीआईएसआई जो है वो इंटरेक्टिव सेशंस में स्टूडेंट से नौजवानों के जाकर सवालों के जवाब दें। बहरहाल जो हमारी इत्तलात हैं वो ये हैं कि फ़ौज ने बराह रास्त मुल्क के नौजवानों से बात करना और उनसे इंटरेक्ट करने का फ़ैसला किया है। फौज के अंदर ये राय बहुत मजबूत पाई जाती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो नौजवानों में फौज के खिलाफ नफरत पैदा कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए फौज के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और तहरीक इंसाफ ये कर रही है। अब सूरत हाल ये है कि इसमें फौज का मसला ये है कि पीटीआई ओवरसीज जो है वो ये काम ज्यादा कर रही है, पीटीआई पाकिस्तान कम कर रही है। पीटीआई पाकिस्तान करे तो फड़ी जाएगी, लेकिन पीटीआई ओवरसीज को पकड़ना जरा मुश्किल है। जो लोग बाहर बैठे हैं और वो खुद को इमरान खान के सपोर्टर कहते हैं और साथ फौज को गालियां निकालते हैं, तो उस सोशल मीडिया का असर पाकिस्तान में होता है। अब आसिम मुनीर साहब ने इसके लिए एक काउंटर स्ट्रेटजी बनाई है। वो काउंटर स्ट्रेटजी ये है कि फौज सोशल मीडिया पर तो इनको जवाब नहीं दे सकती, मतलब को आईएसपीआर का ट्विटर हैंडल तो इनको जवाब नहीं दे सकता। और फिर जो जनरल अब्दुल गफूर ने जब डीजीआईएसपीआर थे तो एक 5th जनरेशन वॉर शुरू की थी, जिसमें यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भर्ती किया गया था, जिसकी ये पैदावार बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आईएसपीआर की पौधे की नर्सरी में से निकले और बाद में फिर वो आईएसपीआर को ही पड़ गए और उन्होंने फौज को गालियां निकालनी शुरू कर दी। तो इसलिए फौज अब कोई नए इन्फ्लुएंसर्स और आईएसपीआर से कोई नई 5th जनरेशन वॉर शुरू नहीं करना चाहती और फौज का मौकफ है कि हमने पहले जो ये काम किया है इसके कोई मुस्बत नताइज नहीं आए हैं। लिहाजा इस बार स्ट्रेटजी डिफरेंट बनाई गई है और वो ये है कि कुछ 4-5 जो जनरल्स हैं फौज के, वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और जो बड़े शहरों में यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ या बड़े शहरों में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के इकट्ठे बच्चों को इकट्ठा करके इंटरेक्टिव सेशन किए जाएंगे। तो मुतमिल साहब, ये जो 6 जनरल आप कह रहे हैं, ये कौन-कौन से जनरल हैं? क्या इसमें फैसल नसीर भी शामिल है? नहीं, फैसल नसीर इसमें शामिल नहीं है। इसमें 3 कोर कमांडर्स हैं, डीजीआईएसआई हैं, डीजीआईएसपीआर हैं और आर्मी चीफ हैं जो ये काम करेंगे और जो अगले हमें कुछ दिनों में ये नजर आएगा। अभी तो इलेक्शन की वजह से बहुत हाइप बन गया। अब आप देखें ना, डीजीआईएसआई ने जो किया है उस पर भी पीटीआई वालों ने नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जी, वहां इमरान खान के नारे लग गए हैं। ओ भाई, जब डीजीआईएसआई के साथ सवाल जवाब हो रहे हो तो एड्डा कोई माई दा लाल नहीं जम्मिया के मेरा उत्थे खलोगे इमरान खान का नारा ला दे। जिसने वहां खड़े होके इमरान खान का नारा लगाना है वो अडियाला जेल के बाहर क्यों नहीं पहुंच जाता? तो ये जो झूठे प्रोपेगेंडे है ना, जैसे पिछले दिनों एक पीटीआई के ट्विटर हैंडल से एक मोटरसाइकिल रैली की ट्वीट हो गई कि लाहौर में मोटरसाइकिल रैली निकल आई। उस बंदे ने ट्वीट किया, भाई ये 2 साल पुरानी है, मैं ये पीटीआई छोड़े 1 साल हो गया है।
मैंने पीटीआई छोड़ दी है, आप मेरी पुरानी रैली की वीडियोस ना लगाएं। तो इसलिए ये एक जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया का, उसको काउंटर करने के लिए और पाकिस्तान के नौजवानों से बात करने के लिए फौज ने बराह रास्त बात करने का फैसला किया है। इससे पहले ये कोशिश थी कि जो मुल्क की दूसरी सियासी जमातें हैं, जो पीटीआई के मुखालिफ सियासी जमातें हैं, वो ये काम फौज के लिए कर दें, लेकिन फौज को ये समझ आई है कि ये काम उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। वैसे तो आज शहबाज शरीफ ने भी नौजवानों से बात की है और लोग भी नौजवानों से बात कर रहे हैं, लेकिन फौज ने सियासत से कतई नजर बराह रास्त नौजवानों से बात करने की कोशिश की है और काउंटर करना चाहते हैं जो पीटीआई का ओवरसीज जो फौज के खिलाफ नफरत फैला रहा है उसको काउंटर करने के लिए। तो मुजम्मिल आर्मी साहब, चीफ ये तो आपने बहुत बड़ी अंदर की खबर बताई है कि 6 जनरल जो है वो उनकी एक फरिस्त बना ली गई है, वो नौजवानों से बराह रास्त जो है वो इंटरेक्शन करेंगे और उनसे गुफ्तगू की जाएगी और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा नौजवान नस्ल के। लेकिन ये बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सोशल मीडिया से नाला क्यों है? देखिए, वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया से कम और जो बाहर बैठी पीटीआई है उससे, मतलब मैं आपको बताता हूँ ना, ये जो बाहर से ट्रेंड चलते हैं फौज के खिलाफ, अब वो लोग यहाँ तो बैठे नहीं हैं, लेकिन वो ट्रेंड चलाते हैं, मतलब जो फ़ौज के खिलाफ वीलॉग्स किए जाते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो बाहर बैठे हैं, इनका काम ही सिर्फ़ फ़ौज के खिलाफ नफ़रत फैलाना है। तो फ़ौज को उनसे प्रॉब्लम है और फ़ौज समझती है कि ये फ़ौज मुखालिफ एजेंडा जो लेकर चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये पाकिस्तान के मुफ़ाद में नहीं है, ये पाकिस्तान को तक़सीम करने की बात है। हम भी फ़ौज के सियासी किरदार के खिलाफ हैं, मतलब हम ये जब हम बात करते हैं तो हम फौज के सियासी किरदार के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन हम फौज को कमजोर करने की बात नहीं करते हैं। मतलब हम ये ज़रूर कहते हैं कि फ़ौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा मतलब है कि जरनैल बुरे हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा मतलब है कि कंटोनमेंट्स को आग लगा दो, हम ये नहीं कहते हैं कि शोहदा जो हैं वो बुरे हैं या शोहदा की कुर्बानियों को रायगा हो जगह हैं। तो मेरा मतलब है कि ये जो बाहर बैठे लोग जो एक मुनज़्ज़म कैंपेन पीटीआई ओवरसीज़ चला रही है फ़ौज के खिलाफ, ये उसको काउंटर करने के लिए है। और आज आर्मी चीफ की तकरीर में सोशल मीडिया के खिलाफ बात साफ वाज़ेह मौजूद थी कि वो जो है डिप्रेशन मुल्क के खिलाफ बदइत्मीदी फैला रहे हैं, नाउम्मीदी फैला रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं। ये बातें आर्मी चीफ ने आज की हैं और ये तय किया गया है कि हर जगह ये बात की जाएगी ताकि नौजवानों को बताया जाए कि ये जो बाहर बैठे लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो नहीं कोई कर रहा, बाहर से कर रहे हैं जिसका असर है पाकिस्तान में। तो उसको काउंटर करने के लिए ये इंटरैक्टिव सेशंस शुरू किए गए हैं। ये और भी होंगे, कुछ क्लोज़ डोर्स होंगे, कुछ आईएसपीआर में नौजवानों को बुलाया जाएगा, कुछ और जगह बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो हमारी पढ़ी-लिखी यूथ है, उनसे फ़ौज बराह रास्त बात करे। अब ये कितना मुस्बत है, कितना नेगेटिव है, बहुत सारे लोगों का ख्याल होगा कि ये फ़ौज का काम नहीं है। फ़ौज क्यों हुँ, बात कर रही है? फ़ौज ये काम हुकूमत का है। ये फ़ौज क्यों कर रही है? बहुत से लोगों का ख्याल होगा कि ये फ़ौज सियासत कर रही है। देखिए, मैं इससे कतई नज़र ये वक़्त की ज़रूरत है। फ़ौज क्या करे? मतलब एक आप जब उनको दीवार से लगाना शुरू कर देंगे, तो उसका जवाब आसिम मुनीर क्या दे? गालियाँ खाता रहे। मेरा मतलब ईरान ने 1 मिसाइल मारा है, उसने अगले दिन 2 मिसाइल मार दिए हैं। इंडिया ने मारा, उन्होंने अगले दिन मार दिए। अब वो इनका क्या करें जो बाहर बैठे भगौड़े बैठे हैं और उनमें पाकिस्तान आने की हिम्मत तो है नहीं। लेकिन वो वहाँ से बैठ के रोज़ फ़ौज को गालियाँ देते हैं, तो फ़ौज उनको उनको अब क्या जवाब दे? फ़ौज का ख़्याल है कि पाकिस्तान के नौजवानों से तो बात की जाए ताकि बाहर के इन लोगों का असर कम से कम किया जाए। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ये जो आर्मी चीफ का जो इंटरैक्टिव सेशन था, उसमें जब उनसे सवाल पूछा गया सीएमएच हॉस्पिटल के हवाले से और दूसरा डीएचए के हवाले से, उस पे उन्होंने एक लाइटर नोट में जवाब दिया, वो क्या था? देखिए, उन्होंने कहा कि सीएमएच के हवाले से तो उन्होंने कहा कि हर बंदा चाहता है कि उसका हॉस्पिटल सीएमएच जैसा हो और डीएचए में के बारे में उन्होंने कहा कि हर बंदा डीएचए रहना चाहता है। ये बातें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या फ़ौज को कारोबार करना चाहिए? मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि फ़ौज को पाकिस्तान में कोई कारोबारी सरगर्मियाँ करनी चाहिए। और वो आर्मी चीफ ने जो भी जवाब दिया है वो अपनी जगह है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि फ़ौज का काम नहीं है कि वो कारोबार करे और डीएचएस चलाए और ये सब कुछ करे। मैं टेक्निकली इसको समझता हूँ कि ये फ़ौज का काम नहीं है और उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन अब पाकिस्तान में कर रहे हैं
और आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि हमें 800 अरब दिया जाता है तो हम 400 अरब टैक्स में दे देते हैं। टैक्स तो हम्म। या सैलरी पे देते हैं या जो वो कारोबार करते हैं उसके ऊपर टैक्स देते होंगे ना। आप मेरी बात समझें, जो फौज के डीएचएज में अगर कोई रजिस्ट्रेशन होती हैं, फाइलें ट्रांसफर होती हैं, उन पर जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो दिया जाता है। और दूसरी चीजें जो वो कारोबार करते हैं, उन कारोबार पर जो टैक्स है तो वो बतौर कारोबारी इदारा वो टैक्स देते हैं। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल जो पाकिस्तान की कौम का है वो अपनी जगह मौजूद है, और हम समझते हैं कि फौज को आहिस्ता आहिस्ता इन कारोबारी सरगर्मियों से खुद को दूर करना चाहिए। ठीक हो उनका गया। काम मुल्क का अच्छा, दिफा अगर उनका काम मुल्क का दिफा करना है, मुल्क में कारोबार करना उनका काम नहीं है। और इसको दुनिया भी मुस्बत नजर से नहीं देखती है और कोई भी मुस्बत नजर से नहीं देखता है। फौज को सिर्फ दिफा का काम करना चाहिए, कारोबार के हवाले से काम अपनी सरगर्मियां नहीं करनी चाहिए। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और अंदर की खबर है आपके पास, टीटीपी और जमातुल अहरार में लड़ाई हो गई है, क्या हुआ है? जी, कुनर में टीटीपी और जमातुल अहरार के दरमियान लड़ाई हुई है, जिसमें 8 जो दहशतगर्द हैं, वो दोनों के आपस में लड़ाई से मारे गए हैं। टीटीपी ने जमातुल अहरार को वहाँ से निकलने कहा है, जमातुल अहरार ने टीटीपी को निकलने का कहा है। और मैं समझता हूँ ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। कुनर जो था वो इन दहशतगर्दों की बहुत बड़ी हिमाचका था, और 2 दहशतगर्द तंजीमों के तसादुम वैसे तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ये मिलकर भी कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान के दिफाई इदारों और हसास इदारों की भी इस पे नज़र है। और मुझे लगता है कि इस लड़ाई के नतीजे में पाकिस्तान को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा और हम बहुत सारा दहशतगर्दी का नेटवर्क वहाँ ख़त्म करने में कामयाब होंगे। कुनर की जो ये लड़ाई है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे का बायस भी बन सकती है। मुज़म्मिल साहब, ये तो आपने बड़ी अंदर की खबर बताई है। अच्छा, आज की अंदर की खबरें तो हो गई, मगर प्रोग्राम के पैटर्न से हटकर आज हमें एक मेहमान ने ख़ुसूसी तौर पे ऑफ़िस में जॉइन किया है, और मैं चाहूँगी कि आप उनसे ज़रा उनके मोटिव के हवाले से सवाल करें। और उनका नाम है अर्ज़िश आज़म, और वो फाउंडर हैं फ्यूचर फेस्ट के। ओवर टू यू मुज़म्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अर्जिश, क्या हाल है आपके? अर्जिश, बहुत हम सुनते हैं कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो आईटी से है, सॉफ्टवेयर से है। और इंडिया में बेंगलोर की मिसाल दी जाती है, सिलिकॉन वैली की मिसाल दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इस आईटी टेक्नो जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है, ये कोई फ्लरिश नहीं कर पाई। चाहे आप टैक्स एमनेस्टी दे दें, चाहे टैक्स हॉलिडे दे दें, चाहे हम हर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ाने लग जाएं, लेकिन ना तो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज इंटरनेशनल लेवल्स के हैं, ना हमारा आईटी प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल का है कि उस मार्केट में compete कर सके। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस शो। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह बाकी ममालिक ने आईटी में बहुत तरक्की की और आईटी एक्सपोर्ट्स हमारे हमसाए मुल्क ने भी बहुत की, हम उससे बहुत बहुत ज्यादा पीछे हैं। और इसीलिए ये एक नेशनल एजेंडा होना चाहिए कि हम अपने लोगों को आईटी स्किल्स की ट्रेनिंग दें, ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाएं, और जो ऑलरेडी मौजूद हैं हम ये देखें कि उनको बेहतर सपोर्ट कैसे दी जा सकती है। बहुत से गवर्नमेंट ने इसमें इकदामात लिए हैं, कुछ शायद उतने इफेक्टिव नहीं रहे जिस तरह कि आपने कहा, लेकिन पाकिस्तान में पोटेंशियल ज़रूर मौजूद है। हम रोज़ कहानियाँ सुनते हैं कि ऑनलाइन कोई गया और उसने लाखों डॉलर कमा लिए और फ्रीलांसिंग में इतने पैसे लिए, किसी ने गाड़ी खरीद ली। तो इसका मतलब है कि इंग्रीडिएंट्स तो हमारे पास मौजूद हैं, शायद सिस्टम उस तरह नहीं है। और अगर हम इंडिया की भी मिसाल लें तो वहाँ बड़ी एक सिस्टमैटिक अप्रोच थी कि किस तरह उन्होंने ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि दुनिया में आईटी में एक नाम बनाया। हमें लगता है कि आईटी के लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को, सबको इकट्ठे होके इस मुद्दे पे डिस्कशन करना चाहिए और कोई रोड मैप बनाना चाहिए कि किस तरह हम पाकिस्तानी पॉपुलेशन को आईटी के साथ इनेबल कर सकते हैं, आईटी में अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, और अपने जो बाकी मसले मसाइल भी हैं वो भी टेक्नोलॉजी आईटी के थ्रू हल कर सकते हैं। आप एक फ्यूचर फेस्ट करते हैं जिसमें आईटी कंपनीज आती हैं, एक्सपो लगाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान, आप चूंकि फ्यूचर फेस्ट करते हैं, कितने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इंटरनेशनली आपके फ्यूचर फेस्ट के जरिए कोई इंटरनेशनल बिजनेस जनरेट कर सकते हैं? जी सर, हम फ्यूचर फेस्ट के अलावा हम पिछले 7 साल से बहुत से इंटरनेशनल डेलीगेशन भी लेके जा रहे हैं। कुछ 500 से ज्यादा कंपनीज हैं जिन्हें हम बाहर लेके गए, यूरोप में, अमेरिका में। और जहां पर भी हमने जाके पाकिस्तानी कंपनीज ने शोकेस किया,
वहां पता लगा कि हमारा काम अच्छा है, हमारा रिप्रेजेंटेशन का बड़ा मसला है और हम नंबर्स में बहुत कम है। तो हमारी आईटी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, बाकी लोग आते हैं वो हजारों कंपनियां लेके आते हैं, हम शायद 10 20 5 कंपनियों के साथ चले जाते हैं। तो कंपनियां हमारी अच्छी हैं, बिल्कुल बहुत कम है, इतनी ज्यादा नहीं है, उनको ज्यादा करने की जरूरत है। इसीलिए हम फ्यूचर फेस्ट में उन कंपनीज को बुलाते हैं। और लास्ट ईयर कोई $200 मिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी पाकिस्तान में इस फोरम के थ्रू आई है। सऊदी बहुत ज्यादा आए थे, जिन्होंने यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हायर किए, यहाँ सॉफ्टवेयर कंपनीज में इन्वेस्ट भी किया। एक सऊदी शहजादे ने $100 मिलियन का फंड भी लास्ट ईयर लॉन्च किया, ताकि जो सऊदीया की आईटी की डिमांड है उसे पाकिस्तानी कंपनीज फुलफिल कर सके। तो इस बार के फ्यूचर फेस्ट के आपके टारगेट्स क्या हैं? जी, सर इस दफ़ा कोई 150 के करीब दोबारा इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग हम इंशाल्लाह इन 3 दिनों में एक्सपो सेंटर लाहौर में होस्ट करेंगे। हमारी 50 राउंड टेबल डिस्कशंस हो रही हैं, जिनका मकसद है कि इंडस्ट्री के इश्यूज़ को, डिफरेंट सेक्टर्स को डिस्कस करें और टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका सॉल्यूशन ढूँढें। इन राउंड टेबल में इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी हैं, पहली दफ़ा, और लोकल इंडस्ट्री भी है। हमारा टारगेट तो ये है कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी आए। लेकिन जो जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स मौजूद हैं, जो वो मुल्क की इमेज को और मुल्क की इन्वेस्टेबिलिटी को बहुत इफेक्ट करते हैं। और शायद ये साल बावजूद इन इन कामयाबियों के बड़ा मुश्किल रहा है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में बुलाने के लिए। और ये जो पेपॉल और जो ये जो ट्रांजैक्शन आईटी इंडस्ट्री को जो टूल्स चाहिए फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इनकी जो रुकावटें हैं वो दूर हो गई हैं या नहीं? देखिए जी, लार्जली तो वो मसले वहाँ मौजूद ही हैं। शायद हुकूमत कुछ इनिशिएटिव्स पे काम कर रही है, अनाउंसमेंट्स भी बहुत हो रही हैं, लेकिन उसका इफेक्ट उस तरह प्रैक्टिकली आपको कम्युनिटी में नहीं नजर आता। अगेन लाहौर में यहाँ पर आप बहुत सी इंटरनेशनल कंपनियां देख रहे हैं जो पिछले 1 साल में आई थी, कुछ हमारे फोरम पे, कुछ वैसे खुद। लेकिन हम समझते हैं कि हुकूमत जब कोई प्लान बनाती है तो उसमें स्टेक होल्डर ऑनबोर्डिंग होनी चाहिए। अगर मुल्क में 70% लोग यंग हैं, आईटी से बेनिफिट करने वाले लोग यंग हैं, तो उनको पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनाना चाहिए। पेमेंट का मसला अभी भी पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि कोई भी बंदा ऑनलाइन काम करता है तो किसी भी सर्विस पे ना उसका अकाउंट खुलता है, अगर खुल जाता है तो पैसे नहीं आते। और अगर वो बेचारा कमा ही लेता है तो वो, और आ भी जाते हैं तो फिर स्टेट बैंक से कोई बंदा रोक लेता है कि जी आप ये डॉक्यूमेंट दें, वो डॉक्यूमेंट दें। तो फ्रीलांसर्स के लिए, ऑनलाइन काम करने वालों के लिए जो जो रियल उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करना चाहिए। और वो अगर हम कर देंगे तो ये इंडस्ट्री खुद ब खुद ग्रो कर जाएगी। आखिरी सवाल आपसे, आप पाकिस्तान क अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोई बताएँ जो इस वक़्त ट्रेंड चल रहा है, तो अगले 3 साल में पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री कहाँ होगी? आप कहाँ देखते हैं 3 साल बाद? यहीं खड़ी होगी या कहीं हिलजुल हो जाएगी इसमें? जी, देखिए जी, मुझे जो कोरोना से अब तक के खास तौर पे एक चीज़ नज़र आई, वो है रिमोट जॉब। कि जो लोग ऑनलाइन जाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि उनका ताल्लुक आईटी के शोबे से हो, कोई फाइनेंस का बंदा हो सकता है, कोई और टेक्निकल काम जिसको आता हो। अब टेक्नोलॉजी ने एक चैनल खोल दिया है कि वो ऑनलाइन जाता है और किसी अमेरिका की, बैरून मुल्क किसी कंपनी में ऑनलाइन जॉब कर लेता है, इसे रिमोट जॉब हम कहते हैं। और 6,000 से ज़्यादा रिमोट जॉब एक कंपनी में लोग कर रहे हैं, जो कि $150 मिलियन की सरमायाकारी इस मुल्क में हर साल लाते हैं। ये पब्लिक डोमेन में बड़ी कम बात लोगों को पता है। और मुझे लगता है कि अगले 3 साल में अगर हम इसको प्रॉपर्ली इनेबल करें, इसको सपोर्ट करें, तो कई लाख लोग जो हैं वो ऑनलाइन नौकरियां ले सकते हैं। और पूरी दुनिया में एजिंग पॉपुलेशन है, उन्हें यंग लोगों की ज़रूरत है, उन्हें स्किल टैलेंट की ज़रूरत है। इंटरनेट ने हमें अपॉर्च्युनिटी दी है कि अब हम अपने बंदों को घर से दूर फिज़िकली ना भेजें, बस ऑनलाइन उन्हें जॉब ढूँढने के काबिल कर दें, उन्हें ट्रेनिंग दे दें, उनको इनेबल कर दें। और अगर इसमें सिस्टमैटिकली इसको ग्रो किया जाता है तो ये बहुत जल्दी कर सकता है। और अगर अवाम पे छोड़ा जाए तो तब भी अवाम कुछ ना कुछ जद्दोजहद करके कर लेगी, लेकिन वो ग्रोथ बड़ी स्लो होगी जिस तरह अभी तक आईटी इंडस्ट्री में रही है। बहुत शुक्रिया अर्जिश हमारे साथ बात करने का। आपके फ्यूचर फेस्ट की कामयाबी के लिए हम दुआ गो हैं। थैंक यू वेरी मच।